नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सर्दी तो बढ़ी हुई है, लेकिन बिहार की राजनीति भी गर्म हो चली है। लेकिन आज हम राजनीति के इतर देश और दुनिया की भी बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ के नेता रजनीश जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। बराबर कई मुद्दों पर रजनीश जी से बातचीत होती रहती है। देश और दुनिया की अच्छी समझ रखते हैं। वर्तमान जो कॉन्टेस्ट चल रहा है देश में और विदेशों में, भारत का क्या रिश्ता है, उन सब के बारे में रजनीश जी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आज हम बांग्लादेश के मुद्दे पर रजनीश जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक तो पड़ोसी राज्य है, लेकिन पड़ोसी राज्य होने के साथ साथ जो वहां पर जो सरकार बदली है, शेख हसीना के बाद जो यूनूस सरकार वहां पर काबिज हुई है, वहां के सत्ता पर, अब वो भारत को आंख दिखा रही है। आखिर क्या कुछ बैकग्राउंड है इस सरकार का? क्यों इस प्रकार की रणनीति यूनिस सरकार कर रही है? क्या कुछ और अंदर खाने में इसके चल रहे हैं? उन सब पे बारी बारी से हम जानकारी लेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। नमस्कार। रजनी जी, सबसे पहले जो सवाल है वो है कि ये यूनूस यूनूस सरकार, जो बांग्लादेश की नई यूनूस सरकार है, इसका बैकग्राउंड क्या है? क्यों इतना ये एग्रेसिव मोड में है? देखिए, वो जो मोहम्मद यूनूस है, जो अभी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, वो अमेरिकन एजेंट है। अच्छा। वो अमेरिका में ही पढ़ा हुआ है। माने उनका जो ग्रेजुएशन के बाद का जो एजुकेशन हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। और जो गुप्त सूत्र है वो बोल रहा है कि वो CIA का एक मॉल है, प्लॉटेड मॉल है। तो देखिए, एक स्टूडेंट अमेरिका में जाता है, वहां से पढ़ के आता है, उसके बाद वो आके बांग्लादेश में स्मॉल बैंकिंग सिस्टम शुरू कर देता है। जैसे बंधन बैंक, या आजकल सरकार नहीं सेल्फ स्कीम बनाती है, आजीविका दीदी जिसको कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। पहला क्वेश्चन, हाँ, तो जैसे बैंक के पास तो पैसा है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? तो जब उस स्रोत को देखते हैं तो सारा का सारा लग रहा है जैसे कि किसी ने पैसा स्पॉन्सर किया। उसके बाद उसी के नाम पर बांग्लादेश में शेख हसीना ने बहुत काम किया। एक समय था पिछले साल, कोरोना से पहले तक, तो बांग्लादेश को कहा जाता था इमर्जिंग एशियन टाइगर। मतलब प्यूमा का जूता, का शर्ट, लुई फिलिप का शर्ट, सारा चीज बांग्लादेश में स्टिच होके आ रहा था। और उसका GDP एशिया में सबसे ज्यादा था, 9%। तो उसको अमेरिका ने कभी कुछ नहीं दिया। अब मोहम्मद यूनूस को नोबेल प्राइज दे दिया। बाद में कोर्ट के आदेश से वो जेल गए धोखाधड़ी के आरोप में। तो यह पूरी तरह से अमेरिकन कुत्ता है मोहम्मद यूनूस। जैसे लॉर्ड क्लाइव का कुत्ता था मिर्जाफर, जिसने सिराजुद्दौला का धोखा दिया और उसके बाद मिर्जाफर को इंस्टॉल किया था क्लाइव ने। उसी तरह से ये मोहम्मद यूनूस पूरी तरह से अमेरिकन कुत्ता है, जिसको अमेरिका ने अपने हित के लिए, भारत को मुसीबत में डालने के लिए वहां पर लगाया रखा है। और इसलिए सारे भारत विरोधी काम कर रहा है। भारत इसको कुछ नहीं कर रहा। कभी कहता हम टैंक खरीदेंगे, कभी कहता है चीन से हवाई जहाज लाएंगे, कभी कहता है हम भारत से इलाज के लिए लोगों को नहीं भेजेंगे। अरे इलाज के लिए तुम नहीं भेजो, भारत का अपने पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ है। तुम्हारा एक तो भारत मदद करता है और तुम उल्टा बकबक करते हो। इसको अमेरिकन सिखा रहा है और वही वाणी है बोलता है। इसकी भाषा अपनी नहीं है, ये पूरी की पूरी भाषा अमेरिकन भाषा है। तो बांग्लादेश के थ्रू भारत को धमका रहा है। मणिपुर में अमेरिकन एजेंट प्रेजेंट है। आप मणिपुर जाके देखिए, जितने कुकी टेररिस्ट है, क्रिश्चियन टेररिस्ट, वो मणिपुर में शांति होने नहीं देना चाहते। उनके पास ड्रोन है, उनके पास MX60 गन है, टैंक छोड़ के कहिए सारे गन आज के दिन एक कुकी टेररिस्ट के हाथ में है। तो ये बांग्लादेश और कुकी। लेकिन रजनीश जी, ये सवाल है कि आखिर अमेरिका स्टेबल क्यों कर रही है बांग्लादेश को? क्या भारत को अनस्टेबल करने का ये पूरा प्लान है? क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर आप देखिए कि पाकिस्तान के प्रति भी अमेरिका का रहता है।
तो क्या एक बहुत बड़ा गेम प्लान अमेरिका कर रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, हाँ, पहला बात है कि शेख मुजीबुर रहमान को और शेख हसीना को, पूरे फैमिली को अमेरिका नापसंद करता है। जब बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था तो अमेरिका पूरा सब जानता है, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उसके बाद भी भारत ने बांग्लादेश को अलग कर दिया। ये बाद अमेरिकन सेटअप को, एस्टेब्लिशमेंट को सब दिन से खराब लगते रहा। तो शेख मुजीबुर रहमान को भी खराब लगते थे। शेख मुजीबुर रहमान का जब मर्डर हुआ तो 3 कंट्री था जिसने सबसे पहले उसको मान्यता दिया था। जब शेख मुजीब 74 में मारे गए थे और उनके जगह खंडोर मुश्ताक ने टेक ओवर किया था, उन्हीं का दोस्त। तो चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये 4 कंट्री थे जिसने पहले उसको मान्यता दिया। आज भी वही हुआ, यूनुस सरकार आया तो अमेरिका ने तुरंत उसको मान्यता दी। तो ये पूरी की पूरी जो अमेरिकन सेटअप है वह शेख मुजीब के फैमिली से हेट करती है। अब उसको ये पसंद ही नहीं था कि 15 साल से शेख हसीना वहां बैठी हुई है। भारत बेहिसाब मदद दे रहा था। $8 बिलियन का भारत ने मदद दिया है, जिसमें अडानी का पावर प्रोजेक्ट है, चिटगांव में शिपिंग प्रोजेक्ट है, जितना हाईवे बना है उस हाईवे में भारत ने इन्वेस्ट किया है। अब बदले में भारत सरकार उसको टोल टैक्स देती है। टोल टैक्स कितना है सो आप जानते ही है। भारत में ₹1 पर किलोमीटर है, भारत वहां पे ₹1.5 पर किलोमीटर टोल टैक्स दे रही है। भारत ने रोड बनाया है, तो इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी स्टेबल थी। अमेरिका को एक खटक रहा है। दूसरा है, अमेरिका एशिया में भी किसी भी लीडर को ऊपर जाते नहीं देखता है। आप देखिए पंडित नेहरू के साथ वही हुआ। पंडित नेहरू चमक रहे थे, चीन के साथ लड़ाई हुआ, उसी दर्द से वो चले गए। जनरल जिया ने चैलेंज किया, जनरल जिया पाकिस्तान का, उसको मरवा दिया। इंदिरा गांधी के साथ हुआ, राजीव गांधी मारे गए। आज अमेरिका के आंख में मोदी खटक रहा, क्योंकि जो तेल क्राइसिस हुआ, मोदी बुरी तरह से खटक रहा है। अमेरिका ही नहीं, पूरे यूरोप और चाइना सबके आंख में मोदी खटक रहा है, क्योंकि मोदी के लीडरशिप में भारत आंख में आंख डाल के बात कर रहा है आज के। तो रूस और अमेरिका के बीच जो यूक्रेन लड़ाई हुई, आपको याद ही होगा, तेल का कितना बड़ा क्राइसिस शुरू हुआ था, जिसके कारण लंका, नेपाल, बर्मा, हर जगह सरकारें गिर गई। लेकिन मोदी ने रूस से तेल खरीद लिया और देश का खजाना लबालब आज के दिन भरा है फॉरेन एक्सचेंज। ये बात अमेरिका को खटक रहा, इसलिए बांग्लादेश में मेरा एक सवाल इसमें था कि तब तो यूनुस सरकार जो बांग्लादेश की है, उससे भारत को कहीं ना कहीं घाटा है, या फिर बांग्लादेश भी अपने आप को ये समझ नहीं रहा है? बांग्लादेश को भी तो इससे प्रॉब्लम है। ये भले ही अभी समझ में नहीं आ रहा है बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश और भारत ये दोनों के लिए घाटा है। घाटा है कि घाटा है ही। बांग्लादेश आखिर है कौन? ये तो बंगाल का 2 पार्ट है। मैं तो कह रहा हूँ बांग्लादेश पाकिस्तान है ही क्यों? इसको तो भारत में मिला लो। ये बांग्लादेश है क्या? पूरा का पूरा ये भारत के बल पे चल रहा है। और जो मिर्जाफर ने सिराजुद्दौला को हरवा दिया और अपने नवाब बन गया, लेकिन रहा कितने दिन? 1 साल। अब पूरे बंगाल को इन्हें गुलाम किया, बंगाल से गुलामी शुरू हुई और पूरा भारत वर्ष गुलाम हो गया। जो गद्दार होता है, जो जयचंद, मिर्जाफर, आम्भी की सीरीज है, उनको ना देश से लेना देना होता है, कि वो तो गद्दार है, बिका हुआ है। लेकिन भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। भारत को बांग्लादेश से दोस्ती करके अभी तक घाटा ही घाटा हुआ, कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ। आज के दिन असम में 5 लाख डी वोटर है बांग्लादेश से आए हुए। शेख हसीना के लाद के कारण भारत नहीं कह रहा था, अब इन 5 लाख को घुसा हुआ। ये जितने रोहिंग्या हैं उसको बाहर करो, इसको फ्री के ऐड दे रखा है भारत ने, सारा पैसा वसूलो। और ज्यादा बकवास करता है। त्रिपुरा में 90 लाख चकमा थे, बुद्धिस्ट। चटगांव तो बेकार। ये देखिए, कलकत्ता पोर्ट दिया गया वेस्ट बंगाल में। भारत जब विभाजन हुआ तो जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, मुस्लिम गया। चटगांव में 10% मुस्लिम पॉपुलेशन था, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश को दिया गया। क्यों? क्योंकि उसको कोई बंदरगाह नहीं दिया गया। और चटगांव में ये बंगाली मुसलमानों ने
बुद्धिस्टों की लड़की, औरतों की ऐसी बेइज्जती की और उनके लड़कों को मार दिया। आज 10% उस चटगांव हिल ट्रैक्स में चकमा है और सारे चकमा अरुणाचल में आके बैठे हैं भारत के। अब अरुणाचल प्रदेश में भारत को प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं ज्यादा ये बकवास करे तो पहले तो कवर्ट ऑपरेशन भारत करे, ये जो रॉ है, क्योंकि शेख हसीना की पॉपुलैरिटी अभी भी बांग्लादेश में बहुत है। शेख हसीना की हालत बांग्लादेश में वैसा ही है जैसा बिहार में लालू जी का है। तो पहले तो चुनाव में भारत हंगामा करा, मतलब बहुत पॉपुलैरिटी है। अगर फेयर चुनाव होगा तो शेख हसीना की पार्टी सबको पेल देगी। पहला तो एक पक्का ये है 100%। अब 5-10 सीट का इधर उधर रहे लेकिन फेयर इलेक्शन हो तो बिहार में आरजेडी की क्या कंडीशन है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेम स्थिति में आज के दिन शेख हसीना, क्योंकि बीएनपी की लीडर खालिदा जिया बुढ़ी है और भ्रष्टाचार के आरोप में। जमाते इस्लामी के पास 5% वोट है, ओनली 5%। जो प्रशांत किशोर जी के पास वोट है वही वोट समझिए जमाते इस्लामी के, केवल बिहारी मुसलमानों का। तो एक तो चुनावी पत्ता भारत जबरदस्त खेले, उसके बाद त्रिपुरा के तरफ से एक बार 10 घंटा 20 घंटा के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, अटैक करके चटगांव हिल को लिबरेट करा दे। माने मैं एक लाइन में कहता हूँ, दीज आर द ब्लडी सन ऑफ बिच, दे नीड टू बी टॉट द लेसन। जितने बांग्लादेशी हैं पहले इनको निकाल के ठूसे बाहर, एक झटका दे जबरदस्त, इसको सारा बकवास बंद हो जाए एक ही बार में। जैसे चीन के साथ कोई क्यों नहीं करता है, चीन ने ऐसे ही एक बार वियतनाम को अच्छे से, इंडिया के साथ क्या क्या आप जानते हैं, कोई चीन को टच नहीं करता। बिल्कुल भारत के विकसित में पूरा संशोधन की जरूरत है। पावर दिखाना 2 मिनट दीजिए भारत को, नहीं मैं बता रहा हूँ दिखाना ही होगा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लॉर्ड कर्जन का एक बुक है, ब्लू बुक हम लोग कहते हैं। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि माने उस सबसे बड़ा माने कहिए तो थिंकर अंग्रेज के जमाने कहा कि आप कोई घर है तो उसका किला है, तो किला के आगे भी आप गड्ढा खोद के रखिए और उसके दूर दुश्मन आपके किले से चिपका हुआ नहीं हो। तो भारत के साथ भारत का एक बाउंड्री है, उससे चिपका हुआ नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, लंका है। भारत सरकार जो अंग्रेज की नीति थी कि इन सारे देशों की विदेश नीति भारत सरकार तय करती, तो पहला तो भारत इसी शर्त पे इनको लाए और इनको बता दे कि भाई जो लोग चीन के पीछे गए उनको कैसा लात पड़ा सो आप लोग जानते हो। तो अगर हमसे सहायता चाहिए और तो हमारी एक बार में एक बार में एक को लतिया है, एक बार जैसे बांग्लादेश को लतिया दे, एक बार लतिया दे लंका को, एक बार लतिया दे मालदीव को, इनको लात पड़ेगा कि ये सब तुरंत लाइन पर आ जाएंगे। मिसाल कायम करनी होगी, भारत को मिसाल कायम ये लोग हम ही लोग के पैसा लेके मजे लेते हैं, आंख दिखाते हैं। जो पाकिस्तान और अमेरिका मिलके भारत का कुछ नहीं कर पाया, अभी वो क्या कर लेगा अभी जान। इनको लतियाने की जरूरत है। प्रत्यार्पण की बात तो दूर है, ये सरकार ही कानूनी नहीं है। 5,000 का भीड़ प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया और प्रधानमंत्री से रिजाइन करवा लिया। बिहार में देखिए अभी जो छात्र आंदोलन चला 50,000 स्टूडेंट था, एक कलेक्टर के अलावा कोई गया नहीं पूछने। लोकतंत्र ऐसे चलता है। कलेक्टर भी नहीं गया था स्पॉट पे, तो कलेक्टर भी नहीं गया। अब समझिए 5,000 का भीड़ जाता है, प्रधानमंत्री से रिजाइन करवा लेता है, वो कैसा डेमोक्रेसी है। ये तो सरकार ही अवैध है। इसको तो मैं बोलता हूँ दिस गवर्नमेंट इज नाइदर डी फैक्टो नॉट डी जियोर। जी रजनीश जी, आपको नहीं लगता भारत सरकार के पास तो मुद्दा भी था, भारत सरकार वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती थी। पहले उसको इकोनॉमिकली अच्छे से, अभी टाइम आ गया है। उसके बाद जो बांग्लादेशी असम में डी वोटर्स है, बांग्लादेश में उनके एड्रेस सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है, भारत अब साफ कह दे कि हिंदुओं के लिए एक ऑटोनोमस कमीशन होगा। अगर वो नहीं मानता है तो जो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम है उनको शिफ्ट करे वहां। आखिर बांग्लादेश बना क्यों? 24% मुस्लिम पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में भी है। और तीसरा कंडीशन चटगांव हिल ट्रैक्स को इंडिपेंडेंट करे। ये बात सरदार पटेल ने कहा था कि अगर बांग्लादेश से मुस्लिम वेस्ट बंगाल में ठूस रहा है हिंदुओं को, तो यहाँ से मुस्लिम को शिफ्ट किया जाएगा वहां। एक बार थोड़ा घुसा दे भारत,
तो उसका नानी याद आ जाएगा 2 मिनट, पता चल जाएगा भारत क्या चीज है। एक अब दोस्ती के भाषा का टाइम गया। अंगद नहीं गया था रावण के सभा में, याद ही होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसे दोस्ती अच्छे का हाथ से सुना बढ़ाने के दिया लिए। था अंत में। वही अंगद हनुमान के जैसा दूत अब बात करे। रामायण का सीरियल देख ले, भारत के फॉरेन मिनिस्टर वैसे भाषा बोले। अब लतिया दे एक बार, चटगांव हिल ट्रैक को तो लिबरेट कराना जरूरी है। चलिए एक अंतिम सवाल हम करके और इस पूरे चैप्टर को क्लोज करेंगे। बाकी सारी चीजों पर आपने प्रकाश डाला कि यूनिट सरकार का बैकग्राउंड क्या है, क्या करना चाहिए, भारत को क्या घाटा है, भारत सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, सब तो बता दिया आपने। लेकिन एक अंतिम सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा है रंजीत जी आपसे, कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं, क्या आप उनको देखते हैं कि इन सभी कामों में वे सक्षम हैं, या फिर अमित शाह के जो तेवर है भारत के प्रति, भारत माँ के प्रति श्रद्धा जो वो संसद में भाषणों में दिखता है, तो क्या अमित शाह को इसमें बड़ा एक्शन प्लान बनाना चाहिए, बड़ा रोल लेना चाहिए? ये देखिए, फॉरेन मिनिस्टर वो फॉरेन सेक्रेटरी से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। एक जैन दीक्षित थे, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे कांग्रेस के समय में। उनका काम होता था सब जगह जाके झगड़ा लगा देते। ये सुब्रमण्यम भी वही है, जयशंकर भी वही है। इनसे वहां पर एक लीडर होना चाहिए। वो ब्यूरोक्रेट है, उनके पास इतना न ज्यादा माने नेता नहीं है। माने नेता होने से क्या होता है ना, जैसे एक लड़का है कोई, तो उसमें एक वॉइस इमोशंस होता है। एक बूढ़ा आदमी होता है तो उसको इतना न नॉलेज होता है कि लोग बोलता है सठिया गया। वो हर चीज में माने खड़ियंत ही दिखता है बुढ़े को। एक जवान आदमी होता है तो थोड़ा इमोशन से भी काम करता है, दिल से। तो सुब्रमण्यम में ना, सुब्रमण्यम करो, जयशंकर में ना इतना ना ब्यूरोक्रेटिक बात भरा है। और देखिए ना, नेपाल दोस्त है, ना मालदीव दोस्त है, ना लंका दोस्त है, ना अगर इनको झगड़ा लगाना है तो एक को ठोको ठीक से, तो ना झगड़ा लगाता है ठीक से, ना लड़ाई कराता है, पचर पचर कर दिया। ये राजनाथ सिंह बेस्ट मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह। देखिए होम मिनिस्ट्री में भी थे, आतंकवादी हमला रोक दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री में भी वो बहुत बढ़िया रोल कर रहे हैं। अमित शाह का भी रोल है, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के। अगर मैं तो कह रहा हूं कि इस मामले का इंचार्ज बनाओ राजनाथ सिंह। अब देखो बांग्लादेश को कैसे, जैसे बाबू जगजीवन राम ने पाकिस्तान को ना डिफेंस मिनिस्टर इंचार्ज बना दे बांग्लादेश का, इसको राजनाथ सिंह, देखिए इसको पेलेगा अच्छे से। अब जयशंकर को हटाए फॉरेन मिनिस्टर। चलिए तो देखिए रजनीश जी सैनिक प्रकोष्ठ के बड़े नेता हैं, बड़ी बात इन्होंने कही है, राजनाथ सिंह को बांग्लादेश का इंचार्ज बना देना चाहिए। और जो भी ये आंख दिखाने वाले, भारत को जो आंख दिखाने वाले लोग हैं, उनको सख्त मैसेज देना होगा, सख्त संदेश देना होगा, कार्रवाई ऐसी करनी होगी कि इनकी नानी याद आ जाए, चाहे बांग्लादेश नानी याद करा देने का समय आ गया है, समय आ गया है। बिल्कुल रजनीश जी ने बहुत अच्छी बात बताई। और देखिए हर समय समय पर ये अपडेट देते रहते हैं और बड़ी जानकारी इनके पास रहती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम देश विदेश के और भी चीजों पर, चाइना विवाद, अक्साई चीन विवाद, ब्रह्मपुत्रा का विवाद, इन तमाम बातों पर रजनीश जी से समय समय पर मुलाकात करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है।
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386